कोरोना वैश्विक महामारी से आज संपूर्ण विश्व संघर्ष कर रहा है। एक लंबे लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ चुकी है, परंतु शिक्षण संस्थाओं का अभी खुलना संभव नहीं है और न ही उचित है, क्योंकि बच्चे ही तो देश का भविष्य है। इसे देखते हुए मैंने भी अपने विषय के ज्ञान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को उन आदर्शों को जानना आवश्यक है जिन पर राज्य स्थापित होता है। स्वतंत्रता, समानता व न्याय वे मूल सिद्धांत हैं जिन पर राज्य की आधारशिला स्थापित होती है। इस वीडियो में मैंने न्याय के सिद्धांत को जॉन रॉल्स के विचारों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। राजनीति शास्त्र का अधिकांश अध्ययन आदर्श राज्य की अवधारणा से संबंधित है और आदर्श राज्य की अवधारणा इसी बात के आगे पीछे घूमती है कि राज्य का कार्यक्षेत्र क्या हो एवं राज्य क्या करे जिससे उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम बंटवारा हो सके। इस धरती पर संसाधन सीमित हैं और मानव आवश्यकताएं असीमित हैं तथा इन दोनों में सामंजस्य ही राज्य का मुख्य उद्देश्य है। राज्य अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जिस आदर्श को आधार रूप में अपनाता है वही न्याय कहलाता है। न्याय की अवधारणा पर राजनीति में अत्यंत प्राचीन काल से अध्ययन होता रहा है। प्राचीन भारत में रामायण में वर्णित राम राज्य की अवधारणा उस आदर्श राज्य का वर्णन करती है जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगा। वह एक ऐसा समाज होगा जहां सभी की सारी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी तथा सभी प्रेम व भाईचारे के साथ रहेंगे। जब हम पाश्चात्य चिंतन वेस्टर्न फिलॉसफी में देखते हैं तो वहां ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात की है। उसके आदर्श राज्य का आधार ही न्याय था, इसीलिए उसकी पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक ही कंसर्निंग जस्टिस है। प्लेटो ने राज्य में न्याय को दो स्तरों पर स्थापित करने व उनमें सामंजस्य रखने की बात की है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, पर्सनल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। प्लेटो के बाद अरस्तु भी आदर्श राज्य का वर्णन करता है। उसने न्याय के दो स्तर बताए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय एवं संशोधनात्मक न्याय। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का तात्पर्य उन संसाधनों के वितरण से है जिनकी इंसान चाह करता है, जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि। इनके वितरण का अधिकार कानून निर्मात्री संस्था को होना चाहिए तथा उसे इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, यानी समान के साथ समानता और असमान के साथ असमानता का नियम अपनाना चाहिए। करेक्टिव जस्टिस यानी संशोधनात्मक न्याय का संबंध न्याय देने वाली संस्था से होना चाहिए तथा उसे अपने कार्य में पूर्ण समानता का नियम, फुल इक्विवेलेंस को अपनाना चाहिए। 20वीं शताब्दी जबकि पूंजीवाद का बोलबाला था, उस समय न्याय की अवधारणा पर अमेरिकन राजनीति शास्त्री जॉन रॉल्स का विचार विशेष महत्व रखता है। रॉल्स ने अपना यह विचार अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है, जो 1971 में प्रकाशित हुई थी। रॉल्स ने अपने न्याय की अवधारणा को अपनी आगे प्रकाशित पुस्तकों में भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद प्रकाशित पुस्तकें निम्न हैं: 1993 में प्रकाशित पॉलिटिकल लिबरलिज्म, 1999 में प्रकाशित द लॉ ऑफ पीपल्स तथा 2001 में रॉल्स की मृत्युपरांत प्रकाशित पुस्तक जस्टिस एज फेयरनेस। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूंजीवाद का बोलबाला था। व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, उपयोगितावाद आदि पूर्व की अवधारणाएं महत्वहीन हो चुकी थी। पूंजीवाद और समाजवाद में संघर्ष की स्थिति थी। समाजवाद पूंजी के समान वितरण द्वारा समानता की बात करता था, परंतु समाजवाद के सिद्धांत पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को ग्राह्य नहीं थे। आज धीरे धीरे संपूर्ण विश्व से समाजवाद के अंत से अब यह सिद्ध भी हो चुका है कि पूर्ण समानता असंभव है। इन सभी परिस्थितियों में रॉल्स ने अपना प्रोसीड्यूरल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया। रॉल्स ने अपने सिद्धांत द्वारा पूंजीवादी असमानता को
न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास किया है। रॉल्स का कहना था कि पूंजीवाद सामाजिक असमानता लाता है, परंतु यदि इस असमानता को कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए प्रयोग किया जाए तो यह असमानता न्यायोचित है। अब आइए रॉल्स की अवधारणा को समझने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे पूंजीवादी असमानता न्यायोचित हो सकती है, क्योंकि सामान्य नैतिकता तो असमानता को उचित नहीं ठहराती। रॉल्स का कहना था कि जितनी भी सोशल वैल्यूज हैं जिनकी इंसान चाह करता है, उनका यदि समाज में समान वितरण हो तो कोई समस्या ही न हो, पर ऐसा होता नहीं है। धन, पद, प्रतिष्ठा, इनकी सभी चाह करते हैं, पर सबको समान रूप से ये सोशल वैल्यूज मिल नहीं पाते। तो रॉल्स का कहना था कि यदि राज्य इन्हें समान रूप से वितरित नहीं कर सकता तो उसे इनके असमान वितरण को ही न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अब असमानता को न्यायोचित सिद्ध किया कैसे जाएगा, तो इसी को उन्होंने अपने प्रक्रियात्मक न्याय द्वारा समझाने का प्रयास किया है। रॉल्स का कहना था कि सामान्य परिस्थितियों में जब व्यक्ति राज्य में न्याय के नियम बनाता है तो वे न्यायोचित नहीं होते, क्योंकि हम सभी अपनी वर्तमान स्थिति में अपनी पद, प्रतिष्ठा, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। और इन परिस्थितियों में जब हम किन्हीं नियमों का निर्माण करते हैं तो उपरोक्त सभी तत्व चाहे अनचाहे हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं, या ये कह लीजिए कि हम कहीं ना कहीं अपने वर्ग के प्रति बायस्ड होते हैं। तो रॉल्स ने कहा कि यदि नियम न्यायोचित बनाने हैं तो दो तत्व आवश्यक है, पहला ओरिजिनल पोजीशन और दूसरा व्हील ऑफ इग्नोरेंस, मूल अवस्था और अज्ञानता का आवरण। अब आइए इसको समझते हैं। रॉल्स का कहना था कि समाज के नियम बनाने वाले लोग ऐसे होने चाहिए जैसे मनुष्य अपनी प्राकृतिक मूल अवस्था में था, यानी उसमें अपने पराये, वर्ग, पद का कोई भेदभाव न हो। यही रॉल्स का ओरिजिनल पोजीशन है। और व्हील ऑफ इग्नोरेंस से उसका तात्पर्य था कि उस व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का कुछ भी पता न हो। जब नियम बनाने वाले व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति का जरा भी भान नहीं होगा तो वह जो नियम बनाएगा वह अवश्य ही अनबायस्ड व न्यायोचित होगा। इस प्रकार रॉल्स के न्याय सिद्धांत के दो पिलर ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अर्थ हैं ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तिगत संपत्ति और उससे संबंधित समस्याओं से ऊपर हों तथा जिन्हें अपनी सामाजिक स्थिति का जरा भी भान न हो। ऐसे व्यक्ति जब भी कोई नियम बनाएंगे तो उन्हें इस बात का एहसास रहेगा कि उनके द्वारा बनाए गए नियम से उन्हें बहुत ज्यादा लाभ भी हो सकता है, वे शून्य की स्थिति में भी आ सकते हैं, यानी कि उनके द्वारा बनाया गया कौन सा नियम स्वयं उन पर लागू होगा उन्हें स्वयं पता नहीं होगा। इसलिए वे जो भी नियम बनाएंगे वे यह सोचकर बनाएंगे कि उसमें जरा भी त्रुटि न हो। रॉल्स के इस विचार को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति को आम के ढेर को बांटने को कहा जाए तथा व्यक्ति को यह पता न हो कि कौन सा हिस्सा उसे मिलने वाला है, तो वह भरसक कोशिश करेगा कि सारे हिस्से बराबर बराबर लगे, क्योंकि उससे उसके हिस्से कोई सा भी भाग आ सकता है। ये तो हो गया रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आधार। अब आगे बढ़ते हैं। रॉल्स का कहना था कि ये ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस में रहने वाले लोग जब समाज के लिए न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करेंगे तो वे न्याय के सिद्धांत निम्न दो होंगे। पहला लिबर्टी प्रिंसिपल यानी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरा जिसके दो पार्ट होंगे, फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल अवसर की उचित समानता का सिद्धांत एंड सेकेंड डिफरेंस प्रिंसिपल भेद मूलक सिद्धांत। अब हम सबसे पहले रॉल्स के न्याय के प्रथम सिद्धांत लिबर्टी प्रिंसिपल को समझेंगे। इस सिद्धांत का अर्थ है कि समाज में सभी को समान राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी को वोट देने, चुनाव लड़ने व अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर किसी को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की भी आजादी होनी चाहिए। अपने द्वितीय सिद्धांत में रॉल्स ने
केवल एक बात कही है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर जस्टिफाइड इफ दे आर ओपन टू ऑल एंड दे बेनिफिट टू ऑल। अर्थात सामाजिक आर्थिक असमानताएं न्यायोचित हैं यदि ये सभी के लिए खुली हों और सभी को लाभ पहुंचाती हों। अब इसी से रॉल्स का द्वितीय सिद्धांत आगे बढ़ता है, जिसके दो भाग हैं। पहला इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल, यानी अवसर की उचित समानता का सिद्धांत तथा भेद मूलक सिद्धांत। रॉल्स के द्वितीय सिद्धांत के संबंध में कथन सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर जस्टिफाइड इफ दे आर ओपन टू ऑल एंड दे बेनिफिट टू ऑल में ओपन टू ऑल शब्द से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल निकलता है तथा बेनिफिट टू ऑल से डिफरेंस प्रिंसिपल निकलता है। इन दोनों सिद्धांतों के द्वारा रॉल्स ये बताना चाह रहे हैं कि यदि एक समाज में रोजगार, उन्नति, धन प्राप्ति के अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त हों तथा सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाते हों तो वह समाज न्यायोचित होगा, यानी समाज में संसाधन के प्राप्त होने या न होने में किसी तरह का भेदभाव न हो, एवं यदि भेदभाव हो तो उससे समाज का कमजोर वर्ग लाभान्वित हो। अब रॉल्स के इन दोनों सिद्धांतों को हम इस एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लिया एक समाज में दो व्यक्ति हैं, एक पढ़ लिख कर अध्यापक बनता है तथा दूसरा व्यक्ति छोटे स्वरोजगार एंटरप्रेन्योरशिप से अपनी जीविका चलाता है। दोनों की इनकम और सोशल स्टेटस में बहुत अंतर है, यानी दोनों को अध्यापक बनने का अवसर समान रूप से प्राप्त तो हुआ, परंतु एक उसमें सफल हुआ और दूसरा व्यक्ति असफल। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि केवल योग्यता व बुद्धि के कारण दूसरा व्यक्ति अध्यापक नहीं बना, तब हम उस समाज को अन्यायपूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि समाज ने अवसर तो सबको समान दिए। वह समाज अन्यायपूर्ण तभी होगा जबकि कोई कानून या जन्मजात भेदभाव के कारण वह व्यक्ति अध्यापक न बन पाया हो। इसी से डिफरेंस प्रिंसिपल निकल। अध्यापक और वेंडर की आय में एक बड़ा गैप है। अध्यापक जहां 10 लाख वार्षिक कमाता है, वहीं वेंडर बमुश्किल 1 लाख सालाना कमा। दोनों की इनकम में 9 लाख का एक बड़ा। यह अंतर यदि किसी अन्यायपूर्ण कानून या बर्थ इनइक्वालिटी के कारण है, तब वह समाज अनजस्ट या अन्यायपूर्ण समाज होगा। तो यदि टैलेंट और एफर्ट के कारण यह अंतर है, तो वह समाज अन्यायपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि टैलेंट और एफर्ट कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वेंडर की पारिवारिक पृष्ठभूमि सही न हो, उसके घर में पढ़ाई का माहौल न हो आदि। यदि अंतर का कारण केवल यही है, तब हम उस समाज की असमानता को विभिन्न माध्यमों से जस्टिफाई या न्यायोचित सिद्ध कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे अमीर वर्ग पर 20%, 30% टैक्स लगाना, गरीब वर्ग के लिए जन कल्याण के कार्य करना। क्या होगा कि अमीर पर टैक्स लगने से उसकी आय जहां कुछ कम हो जाएगी, वहीं गरीब को सरकार से सोशल वेलफेयर हेल्प मिलने से उसका जीवन स्तर कुछ ऊपर उठ जाएगा, यानी सामाजिक गैप कम हो जाएगा। इस प्रकार रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा पूंजीवाद का समर्थन किया, लोक कल्याणकारी राज्य की वकालत की तथा सरकार द्वारा पूंजीपतियों पर ज्यादा टैक्स को उचित ठहराया। संक्षेप में रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि किसी भी समाज की उन्नति व विकास तभी न्यायोचित है जब वह समाज अपने कमजोर वर्ग के उन्नति की तरफ ध्यान दे।